हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आमिर का इतिहास, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने पढ़ा था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बहुत सारी बातें हमने कल जानी थी, उनमें कुछ बातें हम करें तो सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इनको डॉक्टर ओझा ने चाणक्य कहा था। अब चाणक्य क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की थी, यानी नक्षत्रों की गणना करने के लिए 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना की थी। और नक्षत्रों की एक सारणी भी पेश की थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। उसका नाम था जीज ए मोहम्मद शाही। और 5 सौर वेधशाला कौन कौन सी बनाई? जयपुर है, जयपुर वाली सबसे बड़ी थी। दिल्ली में बनाई, दिल्ली वाली सबसे पुरानी है। बीएमयू, इसके बाद में हमने जाना था बीएमयू, बनारस, मथुरा और उज्जैन। ये 5 सौर वेधशालाएं थी। इसके बाद में देवबारी समझौता 1708 ईस्वी में कौन किसके मध्य हुआ था? वो भी सवाई जयसिंह उसमें शामिल था। इसके बाद में जो है जयपुर की स्थापना 1727, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना भी सवाई जयसिंह ने की थी। तमाम बातें हमने सवाई जयसिंह की जानी थी। उसके बारे में हमने यानी कि सवाई जयसिंह के बारे में विस्तार पूर्वक हमने कल जान लिया था। अब देखो आज की हम कक्षा को शुरू करते हैं। सवाई जयसिंह था, उन्होंने जो है उनके 2 पुत्र हुए। कौन? 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था ईश्वरी सिंह। इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था बेटा आपके ईश्वरी सिंह। और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था आपके माधो सिंह। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के 2 पुत्र थे। इसके बाद में देखो बात करो, जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने 1708 में देवबारी समझौता किया था। और देवबारी समझौता में 3 लोग शामिल थे। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था, जोधपुर का अजीत सिंह था और मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड था। अमर सिंह सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी। चंद्र कुंवरी का जो विवाह हुआ था बेटा सवाई जयसिंह के साथ में हुआ था। उसमें यह बात तय की गई थी कि चंद्र कुंवरी के जो बड़ा पुत्र होगा वही आगे चलकर सवाई जयसिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बनेगा। अब देखो यह जो समझौता हुआ वो सवाई जयसिंह की जब इनकी मृत्यु होती है, सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बनता है देवबारी समझौता। वो इस कारण से बनता है कि राजपूत परंपरा के अनुसार जो ईश्वरी सिंह की पत्नी थी खिंची रानी, उसका जो पुत्र हुआ ईश्वरी सिंह। कब? 1721 ईस्वी में ईश्वरी सिंह का जन्म होता है। इसके बाद में देवबारी समझौते के अनुसार जो चंद्र कुंवरी का बड़ा पुत्र था वो था माधो सिंह। और माधो सिंह किसका पुत्र था? मेवाड़ी रानी का पुत्र था। और माधो सिंह का जो जन्म हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था। अब देखो मेवाड़ी राजपूती परंपरा के अनुसार शासक कौन बनेगा? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह को शासक बनाया गया 1743 ईस्वी में। और इनका शासन काल है 1743 में ये शासक बने और 1750 तक ईश्वरी सिंह क्या है? शासक बने। जैसे ही ये शासक बने माधो सिंह ने इनका विरोध किया। और इन दोनों के मध्य सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम था राजमहल का युद्ध। जो राजमहल का युद्ध है वो 1747 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक में हुआ था। किस किस के मध्य? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। देखो आज हम बात करते हैं इनके मध्य। देखो इनके मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। राजमहल का ये हुआ था 1747 में। जो राजमहल का युद्ध हुआ था वो सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ है? तो ये जो राजमहल का युद्ध हुआ है, ईश्वरी सिंह आपके एक तरफ है ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ है माधो सिंह। कौन थे? माधो सिंह। इसमें माधो सिंह हार जाते हैं और ईश्वरी सिंह की इसमें जीत हो जाती है। अब जैसे ही राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह जीतते हैं, इस विजय की खुशी में ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवाया, या जिसको बोलते हैं सरगासुली। कहां पर बनाया? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण कराया। इसकी खुशी में, इस विजय की खुशी में इन्होंने क्या करवाया? विजय की खुशी में जो है ईसर लाट का निर्माण कराया, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है सरगासुली। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बनी हुई है। राजमहल युद्ध
किसने जीता? ईश्वरी सिंह ने जीता। कब हुआ था? 1747 ईस्वी में। जैसे ही ये जीतता है, कौन? ईश्वरी सिंह, राजमहल का युद्ध जीता। युद्ध जीतने की खुशी में त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। इसको बोलते हैं सरगासुली। इसे ही जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं। किसको? जो ईसर लाट या सरगासुली बनी हुई है, इसको जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं। जयपुर का विजय स्तंभ। और इसे जयपुर की इसको क्या बोलते हैं? कुतुब मीनार। जयपुर के कुतुब मीनार या जयपुर का जो विजय स्तंभ है वो ईसर लाट को बोलते हैं। और जो ईसर लाट बनी हुई है 7 खंडों में बनी हुई है, यानी कि यह 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, तो यह ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के विवाद में पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बेटा आपके राजमहल का युद्ध। इसके बाद में एक और युद्ध हुआ और वो युद्ध था बगरू का युद्ध। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। राजमहल का युद्ध जो हुआ था वो 1747 ईस्वी में हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय होती है। ईश्वरी सिंह की विजय होती है और ईश्वरी सिंह इस खुशी में ईसर लाट का निर्माण करते हैं। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट या फिर सरगासुली का निर्माण करते हैं, जो 7 खंडों में बटी हुई है। अब जब बात करें, इसे जयपुर का जो है, इसे जयपुर की विजय स्तंभ बोलते हैं। किसको? ईसर लाट को जयपुर की विजय स्तंभ बोलते हैं और जयपुर की कुतुब मीनार भी ईसर लाट को बोलते हैं। ये तो होता है बेटा इनके पहला युद्ध, इसमें ईश्वरी सिंह जीतते हैं। इसके बाद में फिर से इनके मध्य बगरू का युद्ध हुआ था 1 साल बाद में 1700। पहले युद्ध होता है राजमहल का, इसके बाद में हुआ था बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध इसके 1 साल बाद में 1748 ईस्वी में हुआ। वही किस किस के मध्य? वही एक तरफ है ईश्वरी सिंह और एक तरफ है माधो सिंह। ईश्वरी सिंह सामने है माधो सिंह, और माधो सिंह ने जो सहयोग लिया है वो मराठों का लिया है। ईश्वरी सिंह ने किसका सहयोग लिया? मराठों का सहयोग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है और माधो सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। जो बगरू का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में, उसमें एक तरफ है ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ है माधो सिंह। माधो सिंह की इसमें हार हो जाती, जीत होती है, और ईश्वरी सिंह की इस युद्ध में, बगरू के युद्ध में हार हो जाती है। अब माधो सिंह की विजय किस कारण से हुई? क्योंकि जो माधो सिंह थे उन्होंने मराठों का सहयोग लिया। जैसे ही माधो सिंह की जीत हुई, ईश्वरी सिंह की हार हुई, इनके मध्य एक समझौता हुआ। समझौता होता है और माधो सिंह को कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, कुछ परगने दे दिए जाते हैं, और मराठों को धन देने के लिए जो है ईश्वरी सिंह कुछ शर्तें तय कर लेता है, यानी कि कुछ शर्तें स्वीकार कर लेता है। लेकिन कारणवश बाद में ऐसा होता है कि मराठों के साथ में जो समझौता हुआ था, कि जो धन देना स्वीकार किया था किसने? ईश्वरी सिंह ने जो धन देना स्वीकार किया था, वह धन ईश्वरी सिंह नहीं दे पाता है। किसी कारण से ईश्वरी सिंह यह धन नहीं दे पाता है और मराठे जयपुर में क्या करते हैं? लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। जो शर्त में धन देना स्वीकार किया था ईश्वरी सिंह ने मराठों को, वह धन ईश्वरी सिंह नहीं दे पाता है मराठों को, तो मराठे जयपुर में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में जो ईश्वरी सिंह थे वह भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर ये यहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? ईश्वरी सिंह थे। ईश्वरी सिंह भयभीत होकर आत्महत्या कर लेते हैं। कब? 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को यही जयपुर में त्रिपोलिया बाजार, यानी कि जो आपके बनाई है ना ईसर लाट या सरगासुली, उससे कूद कर ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? अपने आप की आत्महत्या कर लेते हैं। अब जल्दबाजी में इन्होंने आत्महत्या कर ली और जल्दबाजी में इनका दाह संस्कार जो है यही जयपुर में कर दिया गया। अब ध्यान रखना है कि जो जयपुर के सभी शासक हैं उनका जो शमशान घाट बना हुआ है या उनकी छतरियां बनी हुई है वो गेटोर, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, यानी कि गेटोर में बनी हुई है। लेकिन ईश्वरी सिंह एकमात्र ऐसे आमेर के शासक है
या जयपुर के इतिहास में या कछुओं के इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक है जिनका जो शमशान घाट है वो जयपुर में बना हुआ है, यानी कि सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे हम लिखते हैं ईश्वरी सिंह का जो शमशान घाट है, ईश्वरी सिंह का शमशान घाट कहां पर बना हुआ है, यानी कि छतरी कहां पर बनी हुई है, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। अब देखो हम कुछ बातें करते हैं, कुछ फैक्ट की बात करें। जो आमेर है, आमेर के राजा है, आमेर के राजाओं की जो छतरियां बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है, तो वो बनी हुई है गेटोर में। और गेटोर कहां पर स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में आमेर के सभी राजाओं की क्या है, छतरियां बनी हुई है। ठीक है, शमशान घाट है। इसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर। जो बीकानेर के राठौड़ राजा थे, यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंश या राठौड़ राजाओं का शमशान घाट कहां पर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है बेटा आपके देवकुंड में। क्या कहते हैं, बीकानेर के राठौड़ राजाओं के शमशान घाट को देवकुंड कहते हैं और देवकुंड में बने हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के जो भाटी राजा हुए हैं, जैसलमेर के भाटी राजाओं का जो शमशान घाट है वो है बड़ा बाग। कौन सा है, बड़ा बाग इनका शमशान घाट है। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, उनका जो शमशान घाट है वो है आहड़ उदयपुर में, जिसे मां शक्तियों का टीला कहते हैं। इसके बाद में कोटा के जो हाड़ा शासक है, कोटा के हाड़ा शासकों का जो शमशान घाट बना हुआ है वो आपके बना हुआ है शारबाग कोटा में। एक बार फिर से देख लीजिए, ईश्वरी सिंह का जो शमशान घाट है या ईश्वरी सिंह की जो छतरी बनी हुई है सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। अन्य सभी आमेर के शासकों का जो शमशान घाट है वो गेटोर में बना हुआ है। जो गेटोर कहां पर स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग की तलेटी में बनी हुई है। इसके बाद में हम बात करें तो बीकानेर के राठौड़ राजाओं का शमशान घाट कौन सा है, देवकुंड है। इसके बाद में जैसलमेर के भाटी राजाओं का जो शमशान घाट बना हुआ है वो बड़ा बाग में बना हुआ है। इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा है, उनका शमशान घाट क्या कहलाता है, तो कहां पर है, तो आहड़ उदयपुर में बना हुआ है। इसके बाद में कोटा के जो हाड़ा शासक थे उनका शमशान घाट कहां पर बना हुआ है, तो वो सारबाग में बना हुआ है। यह आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम बात करते हैं, तो ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब ईश्वरी सिंह के बाद में शासक बनेगा आपके माधो सिंह। कौन बनेगा, ईश्वरी सिंह के बाद में शासक बनता है आपके माधव सिंह। अब देखो आगे हम बात करते हैं, ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई, ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह के बाद में शासक बनता है माधो सिंह। माधो सिंह किसका पुत्र था, तो माधो सिंह पुत्र था 1708 के देवरी समझौता के अनुसार जो माधो सिंह पुत्र था वो था आपके चंद्र कुमारी का पुत्र कौन था, आपके माधो सिंह था। इसके बाद देखो 7 फरवरी 1751 को मराठों का सहयोग लिया इसने। किसने, माधो सिंह ने 7 फरवरी 1751 ईस्वी को मराठों का सहयोग लिया और जयपुर का शासक कौन बना, जयपुर का शासक बना। अब जो माधो सिंह है उनके समय जयपुर में मराठों का सीधा सरेआम कत्लेआम होता है, यानी मराठों का सरेआम कत्लेआम हुआ, यानी कि मराठों का सरेआम कत्लेआम किस शासक के समय हुआ है, तो जयपुर के शासक है माधो सिंह। माधो सिंह के समय, माधो सिंह प्रथम है बेटा, ये माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह के समय मराठों का सरेआम कत्लेआम हुआ था। इसके बाद में हम बात करें तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था द्वारिका नाथ। माधव सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था द्वारिका नाथ। द्वारिका नाथ ने क्या लिखा था, तो इन्होंने लिखा था वाणी
वैराग्य ग्रंथ। वाणी वैराग्य ग्रंथ किसने लिखा था? माधो सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिनका नाम था द्वारिका नाथ, उसने लिखा था वाणी वैराग्य ग्रंथ। इसके बाद में देखो हम बात करें, एक आता है आपके सील की डूंगरी। सील की, अब हम बात करते हैं माधव सिंह के कुछ निर्माण कार्य की कि इन्होंने विशेष रूप से किस किस प्रकार का निर्माण किया। तो बेटा एक आता है सील की डूंगरी, आती है आपके चाकसू में। कहां पर है? सील की डूंगरी चाकसू। सील की डूंगरी पर शीतला माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो आपके माधव सिंह ने करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण, ठीक है। और आपके माधव सिंह ने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी। कब? 1763 ईस्वी। यानी कि आपके जो माधव सिंह थे उन्होंने सवाई माधोपुर नगर बसाया था। कब? 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर बसाया था। किसने? माधव सिंह ने सवाई माधोपुर नगर बसाया था। इसके बाद में जो सवाई माधव सिंह है उनका एक कार्य और महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जयपुर में जो मोती डूंगरी के महल है, जयपुर में मोती डूंगरी महल बने हुए हैं, उनका निर्माण भी किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। जयपुर के जो है मोती डूंगरी महल, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण, यानी कि जयपुर में जो मोती डूंगरी के महल बने हुए हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में बने हुए जो है आपके मोती डूंगरी के महलों का निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। इसके बाद में हम बात करें कि जो माधव सिंह थे उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। यानी कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल क्यों बनवाए? क्योंकि ये इनके दरबार में या इनके कितनी रानियां थी? 9 रानियां थी। तो इन 9 रानियों से प्रेम करने के कारण इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कितना? एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो ये थी आपके माधव सिंह की कुछ बातें। माधव सिंह के बारे में हम जाने, माधव सिंह के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन करें तो माधव सिंह का जो शासनकाल है 1750 से 1768 के मध्य इनका शासनकाल है। ये किसके पुत्र थे? चंद्र कंवरी के पुत्र थे। इसके बाद में ये शासक बनते हैं मराठों के सहयोग से। 7 फरवरी 1751 को जयपुर के शासक बने। मराठों का सरेआम कत्लेआम किसके समय हुआ? तो जयपुर में जो मराठों का सरेआम कत्लेआम हुआ था वो माधव सिंह के समय हुआ था। इनके दरबार में द्वारिका नाथ एक व्यक्ति रहा करते थे जिन्होंने वाणी वैराग्य ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने करवाया था। इसके आगे हम बात करें सवाई माधोपुर नगर किसने बसाया? माधव सिंह ने बसाया था। इसके बाद में नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके माधव सिंह ने करवाया था। इसके बाद में हम बात करें कि जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो ये सवाई माधव सिंह की कुछ बातें हैं। आगे हम बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करें कुछ विशेष बातें और करते हैं कि जयपुर के इतिहास का काला युग किसको कहते हैं। माधव सिंह के बाद में शासक बनेंगे बेटा सवाई पृथ्वी सिंह। कौन बनेंगे? सवाई पृथ्वी सिंह। इसके बाद में माधव सिंह के बाद में शासक बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक दो बातें और जानना चाहते हैं। वो एक दो बातें हैं कि जयपुर के इतिहास, जयपुर के इतिहास का काला युग किसकी बात करेंगे हम? जयपुर के इतिहास का काला युग कौन सा था? तो हम बात करते हैं 1768 की। देखो यह जो 71 वर्षों का शासन था
जयपुर के इतिहास का काला युग किसको बोलते हैं? जो 1768 से 1839 तक का जो समय था उसको जयपुर के इतिहास का काला युग कहते हैं। कितने वर्षों तक का है ये? 71 वर्षों तक का। लेकिन जयपुर का जो इतिहास का काला युग है वो कितने वर्षों तक रहा था? 31 वर्षों तक रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इस समय में जो अधिकांशतः जयपुर के शासक बने थे वो कौन से थे बेटा? नाबालिग थे। नाबालिगों का राज का युग, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो 1768 से 1839 में 71 वर्षों का जो शासन काल है उसे जयपुर के इतिहास का काला युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय नाबालिगों का राज था। यानी कि इस समय जो सर्वाधिक शासक हुए हैं वो नाबालिग हुए हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं सवाई माधो सिंह के बाद में शासक कौन बने? सवाई पृथ्वी सिंह। सवाई पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं 1768 तक इनका शासन काल है। 1768 में बने और 1778 लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। यानी कि 1768 में ये शासक बनते हैं, 1778 तक ये शासक रहते हैं। अब देखो इनके समय माचेड़ी एक जगह है, माचेड़ी के जागीरदार, इनके समय माचेड़ी का एक जागीरदार था, उसका नाम था बेटा आपके प्रताप सिंह नरूका। सवाई पृथ्वी सिंह के समय माचेड़ी का एक जागीरदार था जिसका नाम था प्रताप सिंह नरूका। पृथ्वी सिंह के समय माचेड़ी का जागीरदार कौन है? प्रताप सिंह नरूका। प्रताप सिंह नरूका स्वतंत्र रूप से अलवर राज्य की स्थापना करता है। यानी कि अलवर को बसाया किसने था? प्रताप सिंह ने। यानी कि इसने क्या किया? अलवर राज्य की स्थापना। ध्यान रह जाएगा कि अलवर राज्य किसने बसाया था? तो प्रताप सिंह ने अलवर राज्य बसाया था। अब देखो इसके बाद में जो शासक बना पृथ्वी सिंह के बाद में शासक बनेगा सवाई प्रताप सिंह। कौन बनेगा? तो पृथ्वी सिंह के बाद में शासक बनेगा वो बनेगा बेटा आपके सवाई प्रताप सिंह। तो आज हमने सवाई जयसिंह के बाद में इसका जो बड़ा पुत्र था सवाई ईश्वरी सिंह की बातें की है। ईश्वरी सिंह के बाद में हमने सवाई माधो सिंह की बात की है। सवाई माधो सिंह के बाद में शासक कौन बना था? आपके सवाई पृथ्वी सिंह की शासक बने और इनकी बात की है। एक ही बात है कि माचेड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने अलवर राज्य की स्थापना की। इसके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे बेटा सवाई प्रताप सिंह। अब सवाई प्रताप सिंह की कुछ ज्यादा बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें सवाई प्रताप सिंह की बातें हैं, जैसे आमेर महल का निर्माण, गंधर्व बाईसी, सभी के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। अभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।